क्या पाकिस्तान का फ्यूचर J-35 स्टेल्थ फाइटर सच में भारत के S-400 सिस्टम को चैलेंज कर सकता है? तेजस में कावेरी इंजन लगाना उतना आसान क्यों नहीं होने वाला है? और क्या इंडियन नेवी अभी कैरियर से स्टेल्थ ड्रोन्स को ऑपरेट करने की तैयारी कर रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के एयर डिफेंस इकोसिस्टम और फ्यूचर एयर वॉरफेयर चैलेंजेस की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से चाइनीज J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को अपने सर्विस में शामिल करना स्टार्ट किया जाता है तो ये इंडियन एयर डिफेंस आर्किटेक्चर के लिए एक नया चैलेंज क्रिएट करने वाले हैं। अभी तक इनको काउंटर करने के लिए भारत मेनली अपनी एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा है और आने वाले 10 सालों तक हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में दुश्मन के फाइटर जेट के खिलाफ हमारा मेन वेपन होने वाले हैं। हालांकि ये 4.5 जनरेशन फाइटर्स के खिलाफ बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं, लेकिन 5th जनरेशन फाइटर के खिलाफ इनका एंगेजमेंट रेंज काफी हद तक रिड्यूस होने वाला है और अब इन 5th जनरेशन फाइटर के साथ इंटीग्रेट होने वाले एंटी रेडिएशन मिसाइल हमारे एयर डिफेंस यूनिट्स के लिए एक रियल प्रॉब्लम बनने वाला है। दोस्तों, एंटी रेडिएशन मिसाइल का काम मेनली एनिमी के रडार एमिशन को डिटेक्ट करना है और उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय करना होता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना की तरफ से अभी LD-8A नाम की एक मिसाइल को स्पेशली हाई वैल्यू रडार स्टेशंस को एंगेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर कैपेबिलिटी की बात करें तो इसका स्ट्राइक रेंज लगभग 160 किलोमीटर के आसपास है, उससे ज़्यादा हो सकता है। साथ ही इसकी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से इसको J-35 या J-20 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की इंटरनल वेपन बे के अंदर भी कैरी किया जा सकता है, जिस वजह से स्टेल्थ प्रोफाइल मेंटेन करते हुए भी वो सीड मिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक एंगल चाइना का खुद का S-400 ऑपरेटर होना माना जा रहा है, क्योंकि थियोरेटिकली चाइना के पास S-400 सिस्टम मौजूद है। तो चाइना को ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि चाइनीज फाइटर जेट्स को S-400 सिस्टम का रडार कितने डिस्टेंस पर डिटेक्ट कर सकता है। इस वजह से इनको काउंटर करने के लिए चाइना आराम से मिसाइल और टारगेटिंग एल्गोरिथम को डेवलप कर सकता है। अभी जिस चाइनीज मिसाइल की बात किया जा रहा है, उम्मीद किया जा रहा है कि इसे खास करके J-20 और J-35 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसे स्टेल्थ मोड में S-400 सिस्टम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करना संभव होने वाला है। और अगर चाइना और पाकिस्तान भी इन सिस्टम को एक्वायर करता है तो अभी हमारे पास जो एयर सिक्योरिटी मोनोपोली मौजूद है वो आगे चल के खतरे में पड़ने वाला है। अगला अपडेट भारत के नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड व्हीकल इकोसिस्टम की तरफ से। दोस्तों, अभी भारत की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बैट प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है, जो कि फ्यूचर में इंडियन आर्मी के मैकेनाइज्ड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन को काफ़ी हद तक चेंज कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO और कल्याणी ग्रुप की कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया 2nd जनरेशन व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म यानी WHAP 8x8 व्हीकल को रिसेंटली शोकेस किया गया था। लेकिन खास बात यह कि अभी ये सिर्फ एक नॉर्मल ट्रूप कैरियर व्हीकल नहीं होने वाला है, बल्कि इसे एक फुली नेटवर्क मल्टी रोल इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में कन्वर्ट करने की कोशिश किया गया है। अभी सबसे बड़ा अपग्रेड इस प्लेटफॉर्म का इसका फायर पावर पैकेज होने वाला है। अभी इसमें BMP-2 में इस्तेमाल होने वाली कॉम्बैट प्रूवन 30 mm स्टैंडर्ड की ऑटो कैनन को इंटीग्रेट किया गया। ये गन लगभग 200 से 550 राउंड पर मिनट के हिसाब से फायर कर सकता है और इन्फेंट्री पोजीशन, लाइट आर्मर्ड व्हीकल, UAVs और लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को एंगेज कर सकता है। इसके अलावा सेकेंडरी वेपन के रूप में इसमें कोएक्सियल 7.62 mm स्टैंडर्ड की PKT मशीन गन भी दिया गया है, जिसे नॉर्मल इन्फेंट्री एंगेजमेंट के लिए हैवी आर्मर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, असली गेम चेंजर इसका एडवांस सेंसर पैकेज होने वाला है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इसमें सफ्रान की पेसियो फायर कंट्रोल सिस्टम और साइटिंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया, जिसमें थर्मल इमेजिंग, डे नाइट कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर जैसे सिस्टम मौजूद है। साथ ही इसमें हंटर किलर मोड भी मौजूद होने वाली, जिसमें कमांडर और गनर अलग अलग टारगेट को साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म में एक 12.7 mm स्टैंडर्ड की यानी 50 कैलिबर स्टैंडर्ड की रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन भी मौजूद होने वाला है, जिसे आर्मर प्रोटेक्शन के अंदर मौजूद रहकर ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी एंटी टैंक कैपेबिलिटी को भी बेहतर बनाने के लिए इसमें मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, जो कि फ्यूचर में लॉटरिंग मुनिशन इंटीग्रेशन का रास्ता ओपन करने वाले हैं। सर्वाइवलिटी के लिए इसमें साब की लेजर वार्निंग सिस्टम, एम्फीबियस पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टम और एडवांस डे नाइट सिस्टम दिया गया है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो WHE व्हीकल का वर्जन 2 सिर्फ एक आर्मर्ड कैरियर के रूप में अभी डेवलप नहीं किया गया, बल्कि एक मल्टीपर्पज व्हीकल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जो कि आगे चल के इंडियन आर्मी की लगभग सभी तरह की इन्फेंट्री मोबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। अगला अपडेट भारत के तेजस फाइटर प्रोग्राम और इंडिजिनस एरो इंजन इकोसिस्टम को लेकर सामने आई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट की तरफ से है। दोस्तों, कुछ समय से डिफेंस सर्कल में एक सवाल बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि क्या फ्यूचर में तेजस मार्क 1 में या तेजस मार्क 1 में जन इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन को रिप्लेस करके कोई इंडिजिनस इंजन का या कावेरी इंजन का इस्तेमाल करना संभव होगा या फिर नहीं होगा। सुनने में काम काफ़ी सिंपल लग सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स और एरोस्पेस एक्सपर्ट्स के हिसाब से रियलिटी काफ़ी अलग हो सकता है। एक फॉर्मर HAL की इंजन डिवीजन के इंजीनियर के मुताबिक तेजस मार्क 1 में इंजन रिप्लेस करना सिर्फ पुराने इंजन को निकाल कर नया इंजन लगाने जितना प्रोसेस नहीं होने वाला है। उनका कहना है कि अगर तेजस में किसी दूसरे इंजन को इंटीग्रेट करना पड़ता है या इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जाता है तो प्रैक्टिकली हमको एक नया एयरक्राफ्ट डेवलप करने जितना काम करना पड़ सकता है। मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट में इंजन सिर्फ थ्रस्ट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि पूरा एयरक्राफ्ट की आर्किटेक्चर को उसी के अराउंड ऑप्टिमाइज किया जाता है, उसी को बेस करके बनाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस का इंटेक जियोमेट्री स्पेशली F404 IN20 सीरीज के इंजन की एयर फ्लो और प्रेशर रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। अगर फ्यूचर में इसके इंजन को चेंज किया जाता है तो इंटेक डक, एयर फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम और कंप्रेसर वीवर को दोबारा रीडिज़ाइन करना पड़ सकता है, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होने वाला है। इसके अलावा इंजन माउंट्स, वाइब्रेशन प्रोफाइल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रियर फ्यूजलाज स्ट्रक्चर, एग्जॉस्ट सेक्शन, थर्मल शिल्डिंग, फ्यूल सिस्टम और कूलिंग आर्किटेक्चर में भी मेजर चेंज करने की जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही तेजस का फेडैक और डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर को भी दोबारा रीराइट करना और वैलिडेट करना पड़ सकता है, जिसके बाद एयरक्राफ्ट सेफली ऑपरेट कर सकता है। रिपोर्ट के हिसाब से रीडिजाइनिंग फेज में सिर्फ CFD और FAA जैसे एनालिसिस को कंप्लीट करने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। इसके बाद ग्राउंड टेस्टिंग, वाइब्रेशन वैलिडेशन और सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए और समय लगने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज फ्लाइट टेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक री इंजन तेजस को लगभग 300 से 500 घंटे की फ्लाइट टेस्टिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद जाकर इसको फ्लाइट के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को, सर्टिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमको 5 साल से लेकर 7 साल का समय लग जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो कावेरी और बाकी अल्टरनेटिव इंजन ऑप्शन भारत के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक ऑप्शन होने वाला है। लेकिन तेजस मार्क 1 में अभी इंजन को स्वैप करना उतना सिंपल नहीं होने वाला है जितना अभी सोशल मीडिया डिस्कशन में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के फ्यूचर कैरियर वॉरफेयर इकोसिस्टम की तरफ से है। दोस्तों, अभी इंडियन नेवी सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट्स पर फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि अभी फ्यूचर नेवल वॉरफेयर को अनमेंड सिस्टम के साथ कंबाइन करने की प्लानिंग किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी और HAL साथ मिलकर अभी नेवल कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी NCAT सिस्टम को डेवलप करने का प्लान किया गया है। ये कैरियर कैपेबल लॉयल विंगमैन सिस्टम होने वाला, जो कि फ्यूचर में मैन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर मिशन परफॉर्म कर पाएगा। दोस्तों, खास बात यह कि शुरू से इसको HAL के एग्जिस्टिंग कैट्स वॉरियर सिस्टम का नेवल वर्जन माना जा रहा था, लेकिन अभी जो नए कॉन्सेप्ट और विजुअल सामने आए हैं उसको देखकर लग रहा है कि ये एक पूरा अलग ही सिस्टम होने वाला है। सबसे पहला मेजर चेंज इसका फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म होने वाला है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर लिमिटेड स्पेस होता है, जिस वजह से विंग्स को फोल्ड करके एयरक्राफ्ट को एफिशिएंटली स्टोर किया जा सकता है। दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात इसका पेलोड कैपेबिलिटी होने वाला है। जहां लैंड बेस्ड कैट्स वॉरियर सिस्टम का पेलोड कैपेसिटी लगभग 650 kg के आसपास है, वही NCAT सिस्टम की पेलोड कैपेसिटी लगभग 1 टन के आसपास होने वाली है। इसकी वजह से डिफेंस सर्कल में माना जा रहा है कि ये प्लेटफॉर्म साइज में कैट्स वॉरियर की एयरफोर्स वेरिएंट के मुकाबले काफ़ी बड़ा होने वाला है। कॉन्सेप्ट इमेज में एक ट्विन एयर इंटेक कन्फिगरेशन भी देखने को मिला है, जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें पावरफुल इंजन्स, ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी और एक्सटेंडेड कॉम्बैट कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है। अब दोस्तों, कैरियर ऑपरेशन कोई नॉर्मल रनवे जैसा ऑपरेट नहीं करता है। एयरक्राफ्ट को स्की जंप लॉन्च, अरेस्टेड लैंडिंग, सी कॉरिजन और लिमिटेड डेक हैंडलिंग एनवायरनमेंट को सर्वाइव करना पड़ता है। इस वजह से NCATs को ऑलमोस्ट एक डेडिकेटेड नेवल स्टेल्थ UCV के रूप में डेवलप किया जा रहा है। फ्यूचर में इसको इंडियन नेवी के नेवल फाइटर, जिसमें MiG-29K या रफालेम जैसे एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, उसके साथ मिलकर रिकॉनेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिकॉय मिशन, स्टैंड अप स्ट्राइक और एनिमी एयर डिफेंस सेपरेशन जैसे मिशन को परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। इसके लिए अभी इसको शुरू से डिजाइन करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के जगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की तरफ से है।
दोस्तों कुछ समय पहले तक ये माना जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स अपने पुराने जगुआर एयरक्राफ्ट को लगभग 2027 से 2028 के बीच रिटायर करना स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो इंडिकेट करते हैं कि इनका रिटायरमेंट टाइमलाइन अभी काफ़ी हद तक एक्सटेंड किया जाने वाला है और अभी सबसे पुराने डरीन 1 स्टैंडर्ड की जगुआर्स को भी लगभग 2030 के आसपास सर्विस में रखने का प्लान किया गया है। दोस्तों पहली नज़र में थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है क्योंकि जगुआर एक बहुत ही पुराना प्लेटफॉर्म है, लेकिन असल बात यह कि अभी स्क्वाड्रन से हमारी काफ़ी कम होने वाली, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स के पास इनको सर्विस में रखने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। खास बात यह कि पहले डरीन 1 स्टैंडर्ड की जगुआर्स को 2027 तक ही रिटायर करने का प्लान किया गया था और 2030 तक डरीन 3 स्टैंडर्ड की जगुआर्स को रिटायर करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इस प्लान को 3 से 5 साल तक पोस्टपोन किया जाने वाला है। अभी भारत दुनिया का प्रैक्टिकली लास्ट मेजर जगुआर ऑपरेटर बन चुका है, जिस वजह से इन एयरक्राफ्ट की स्पेयर पार्ट को मेंटेन करना भी भारत के लिए रियल हेडेक बन चुका है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत ने एक बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया है, जिसमें भारत अभी फ्रांस, यूके, ओमान और रिसेंटली इक्वेडोर जैसे देशों से रिटायर्ड जगुआर एयरक्राफ्ट को एक्वायर कर रहा है, लेकिन इन एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए नहीं बल्कि इनको डिसमेंटल करके इंजन्स, लैंडिंग गियर्स, हाइड्रोलिक सिस्टम, एवियोनिक्स और स्ट्रक्चरल पार्ट को एक्टिव फ्लीट को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के जगुआर्स को भी परमानेंट सोल्यूशन के रूप में देखा नहीं जा रहा है, बल्कि तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 और फ्यूचर स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के मैच्योर होने तक इसको एक ट्रांजिशन ब्रिज के रूप में इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।